नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम इन किताबों को देख रहे हैं, इनकी रिवीजन भी कर रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कवर कर रहे थे और इस सीरीज में हमारी अभी तक 17 क्लासेस कवर कर चुके हैं। आज हम हमारी इस सीरीज की 18वीं क्लास को कवर करेंगे। अगर आपने इसकी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लाई गई थी? देखिए, लाइसेंस नीति की बात कर रहे हैं कुमाऊं के अंदर, यानी कुमाऊं कमिश्नरी में। इसे कब लाया गया था, कब लागू किया गया? इसे लाया गया था 1889 में। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद पूरे देश में अंग्रेजों के द्वारा लाइसेंस नीति लाई गई। यानी अगर आपको अपने पास हथियार रखने हैं तो आपको प्रॉपर लाइसेंस वहां पर लेना होगा। हथियार रखने के लिए नियम आदि बनाए गए। पूरे भारत में यह लाइसेंस नीति 1859 में लाई गई। लेकिन क्योंकि कुमाऊं में क्रांति का उतना असर नहीं हुआ था, तो कुमाऊं में फिलहाल, और उस समय रैमजे था, तो रैमजे ने इन चीजों के लिए मना किया। रेगुलर पुलिस को नहीं आने दिया, लाइसेंस नीति को नहीं आने दिया। लेकिन लाइसेंस नीति अंततः कुमाऊं में कब आई? ये आई 1889 में। इसको ध्यान रखना है। भारत में 1859 में आ गई थी, लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी में ये 1889 में आई थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, कूली एजेंसी के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? देखिए, कूली एजेंसी का गठन कब किया गया, पहले आपको यह पता होना चाहिए। कूली एजेंसी जो बनती है आपकी, ये बनी थी 1908 में। 1908 का समय है और जोध सिंह नेगी के द्वारा कूली एजेंसी का गठन किया गया था। तो 1908 के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? 1908 के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर कैंपबेल था। 1906 से लेकर के 1914 तक कुमाऊं का कमिश्नर कौन रहा था? यही कैंपबेल रहा था और इसी के शासनकाल में कूली एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, कूली एजेंसी को समाप्त कब किया गया? कूली एजेंसी को समाप्त 1923 में कर दिया गया था। किस कमिश्नर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए डाक बंगले खोल दिए गए थे? देखिए, तीर्थ यात्रियों के लिए डाक बंगलों को खोल दिया था, यह किया था बेटन ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, बेटन के शासनकाल में जो डाक बंगले थे उनके रख रखाव पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है, डाक बंगलों पर विशेष ध्यान किस कमिश्नर ने दिया था? तो आप कहेंगे बेटन ने दिया था। जो ये डाक बंगले होते थे, डाक की अच्छी व्यवस्था करने के लिए इनका निर्माण किया गया था और डाक विभाग के द्वारा ये संचालित होते थे। उस समय 4 प्रमुख डाक बंगले आपके कुमाऊं में मौजूद थे। इसमें कौन कौन से हैं? एक आपका बमूरी था, इसके अलावा भीमताल, रामगढ़ और प्यूरा में जो अल्मोड़ा मार्ग है ये पूरा, उसमें ये 4 डाक बंगले थे जिनको 1849 के अंदर बेटन ने तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक और चीज ध्यान रखना, डाक बंगले केवल कुमाऊं में थे, गढ़वाल में डाक बंगला कोई भी नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, नैनीताल में वेलेजली हाई स्कूल कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल को शिक्षा या स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, या किसके शासनकाल से नैनीताल स्कूल के क्षेत्र में विकसित होना शुरू हुआ और अलग अलग प्रमुख स्कूल यहां पर स्थापित हुए? तो वो श्रेय जाता है हेनरी रैमजे को। ठीक है, इसी प्रकार ये जो एक प्रमुख स्कूल था उस समय का, वेलेजली हाई स्कूल, नैनीताल में बना था, 1884 में बना था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इससे पहले 1850 के अंदर नैनीताल में एक मिशन स्कूल की स्थापना भी करी गई थी। मिशन स्कूल को ही बाद में सीआरसीटी इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना गया। इसके बाद 1867 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना करी गई। 1871 में रैमजे इंटर कॉलेज खोला गया नैनीताल के अंदर। 1877 में स्टोनले स्कूल खोला गया, जिसे आज विड़ला विद्या मंदिर कहा जाता है। 1884 में यहां पर वेलेजली हाई स्कूल खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कमिश्नर द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था
कमिश्नर रैमजे ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कुमाऊं का पहला वन कंजर्वेटर कौन था? कल हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी। तो कुमाऊं का पहला कंजर्वेटर हेनरी रैमजे था। वन विभाग की स्थापना से पहले कंजर्वेटर के पद पर काम करने वाला पहला कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। कंजर्वेटर के पद पर यह 1858 से लेकर 1868 तक रहा और 1858 में ही इसने ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 फैक्ट और बताए थे कि 1861 में इसने कुमाऊं के अंदर यानी कुमाऊं कमिश्नरी में पहला वन बंदोबस्त करवाया था और 1861 में ही इसने तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट को भी तैयार करवाया था। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? यहां पर कुमाऊं के बारे में पूछा है। देखिए, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। जैसा हमने कल भी इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर किया था कि 1864 में भारत के अंदर वन विभाग की स्थापना होती है, 1868 में कुमाऊं के अंदर वन विभाग की स्थापना होती है, 1869 के अंदर गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है और 1885 के अंदर टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना होती है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कौन सी जगह पर कब वन विभाग बनाया गया था। ठीक है, वन अधिनियम वो कब आया था? तो वन अधिनियम जो पूरे देश के लिए आया था वो 1865 में आया था। ठीक है, और पहली वन नीति अंग्रेजों के द्वारा जो लाई गई वो कब लाई गई थी? पहली वन नीति 1894 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान कब शुरू किया गया था? तो प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों ने लीसा टिपान जो शुरू किया था चीड़ वृक्षों से, ये किया था 1890 से। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। क्वेश्चन ये भी बना है पेपर में कि किस वृक्ष से हमें लीसा मिलता है? तो वो मिलता है चीड़ के वृक्ष से। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला गलत है? चलिए देखते हैं। पहला, वर्ष 1893 में बेनाप भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया था। देखिए, बेनाप भूमि कौन सी भूमि होती थी? बेनाप भूमि यानी कि जो वेस्टलैंड होता था। जैसे जब ट्रेल ने बंदोबस्त किया था, यहां पर प्रॉपर बंदोबस्त जो पहला ट्रेल ने किया था, गांवों की सीमा को निर्धारित कर दिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए थे गांव की सीमा के बाहर जिनका मालिकाना हक किसके पास होगा उसका कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था। वो जो बाहर का क्षेत्र था वो ना सरकार के नियंत्रण में आता था, ना वो गांव की भूमि होती थी। हालांकि उसका इस्तेमाल गांव वाले अपनी उपयोगिता के लिए करते थे। किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर लोग नहीं रहते थे, गांव के अंदर वनों की संख्या कम थी, लेकिन उन क्षेत्रों में जो वन थे, संसाधन थे, वो ज्यादा थे। तो बेनाप भूमि उसे कहा गया। जब ये समस्या बड़ी होती गई तो अंततः 1893 में बेनाप भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया और इसे संरक्षित भी कर लिया गया, यानी अब ये सरकार की भूमि है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। ठीक है, दूसरा, पहली वन नीति 1894 में आई थी, ये भी आपका सही है, ऊपर हमने देखा था। संरक्षित घोषित तो कर दिया, बेनाप भूमि को सरकारी संपत्ति भी घोषित कर दिया, लेकिन संरक्षित भूमि के यानी जो सरकारी संपत्ति है उसके नियम क्या होंगे वो इसी नीति के तहत निर्धारित किए गए थे। वर्ष 1903 में संरक्षित वनों को 2 भागों में खुले और बंद वन में बांटा गया था। यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन आपके एक दूसरे से मिलते हैं, तीनों को आपने देखा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और तीनों अपने आप में एक एक सवाल बन सकता है। क्वेश्चन करेगा किस वर्ष संरक्षित वनों को 2 भागों में खुले वन और बंद वन में कब बांटा गया, तब आप कहेंगे 1903 में। यहां पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि इनमें से सभी आपके सही कथन हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में बंजर भूमि या वह भूमि जहां पर कभी खेती न की गई हो को क्या कहा जाता था। देखिए, ब्रिटिश काल में ऐसी भूमि जो या तो इतनी ज्यादा खराब हो गई हो कि अब उस पर खेती नहीं की जा सकती, या जिस भूमि के ऊपर कभी खेती की ही नहीं गई हो, उस भूमि को केसर ए हिंद भूमि कहा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। जो ऐसी भूमि होती थी जो बिल्कुल बंजर हो चुकी है या जिस पर कभी खेती नहीं की गई है, तो उस भूमि को गांव के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता था
और इसका जो मालिकाना हक होता था वो अंग्रेजों के पास होता था, यानी केसरी हिंद जो होता था आमतौर पर ब्रिटेन का ही राजा या महाराजा उसका होता था। तो ऐसी भूमि को केसरी हिंद भूमि कहा जाता था। इसको आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर ग्रामीणों को ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे। इसका केवल एक अपवाद है, अल्मोड़ा के अंदर थोड़े से कंडीशन अलग थे, वहां पर केसरी हिंद जो भूमि होती थी उस पर अधिकार ग्रामीणों को भी दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए, मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। पहले से ही यह प्रथा चलती हुई आ रही थी। गोरखा काल में भी इसको बनाए रखा गया और ब्रिटिश काल में भी इस व्यवस्था को बनाए रखा गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। गूंठ भूमि क्या होती थी? जो हमारे प्रमुख मंदिर होते थे, जैसे बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, इनके रख रखाव के लिए कुछ जमीन मंदिर को ही दान कर दी जाती थी और उसमें से जितना राजस्व आता था उसका इस्तेमाल मंदिर के रख रखाव के लिए होता था। ठीक है, गूंठ भूमि से जितना धन आता था उसमें से अधिकांश जो धन था वो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के लिए ही प्रयोग में आता था। ठीक है, इसके अलावा एक भूमि यहां पर दी है संजायात भूमि। संजायत भूमि क्या होती है? वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। गांव के अंदर ऐसी भूमि जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, जिस पर पूरे गांव का अधिकार है, उस भूमि को संजायत भूमि कहा जाता था। इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में या गांव में कोई अगर सुधार करना है तो यहां से जो इनकम आएगी इसके पैसे का इस्तेमाल यानी पूरे गांव में सुधार करने के लिए होता था। तो संजायत भूमि वो है जो गांव की भूमि है लेकिन किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी लोगों की भूमि है, सभी के लिए इस्तेमाल में आती है। सदाव्रत की बात करते हैं तो सदाव्रत भूमि वो भूमि होती थी जिसका इस्तेमाल या जिसको धार्मिक कार्यों के लिए दान में दे दिया जाता था। गूंठ भूमि को मंदिरों के रख रखाव के लिए दिया जाता था, वहां के पुजारियों के लिए, मंदिर के रख रखाव के लिए। लेकिन जो सदाव्रत भूमि होती थी इसे धर्म कार्यों के लिए दिया जाता था, जैसे तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी सड़कें बनाना, मार्ग में चिकित्सालय बनाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। धर्म कार्यों के लिए जो भूमि दान की जाती थी उसे सदाव्रत कहते थे। और सदाव्रत भूमि का भी ज्यादातर इस्तेमाल किसके लिए होता था? बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के लिए। वही क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के थोकदार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। थोकदार से जुड़े हुए 4 कथन यहां पर दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। यह राज्य और प्रधानों के मध्य राजस्व अधिकारी होता था। पहला वाला स्टेटमेंट क्या आपका सही है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधान क्या होता था? ब्रिटिश काल में हो चाहे पवार काल में हो, प्रधान का जो मेन काम होता था ग्रामों से यानी गांवों से लगान को इसे जमा करना होता था। राजस्व वसूली का काम ये करता था। ठीक है, और उस लगान को राज्य तक पहुंचाएगा कौन? वो थोकदार पहुंचाएगा। तो राज्य और प्रधानों के मध्य में राजस्व अधिकारी कौन होता था? थोकदार होता था। ठीक है, दूसरा, प्रधान थोकदार के नीचे काम करता था लेकिन प्रधान को पद से हटाने का अधिकार उसे नहीं था। देखिए, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है आधा सही है, यहां पे तक आपका बिल्कुल सही है। जो प्रधान है गांवों में राजस्व वसूली करेगा। एक परगने के अंदर कई सारे गांव होते थे और परगने में कौन होता था? परगने में थोकदार होता था। तो परगनों में राजस्व वसूली थोकदार करता था, गांवों में प्रधान करता था। तो थोकदार के अंडर काम करता था प्रधान, लेकिन थोकदार को यह शक्ति भी दी गई थी कि अगर वो अपने नीचे काम करने वाले प्रधान के कार्यों से खुश नहीं है तो वो उसको पद से हटा सकता है। हटाने का अधिकार भी थोकदार को दिया गया था। तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला सही था। तीसरा, परगनों में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार के द्वारा किया जाता था। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। गांव में प्रधान करता था और परगनों में थोकदार करता था। ठीक है, यानी सभी जो गांव है वहां से वसूली कौन करेगा? थोकदार करेगा। चौथा, थोकदार को कमीन या सयाना भी कहा जाता था। तो देखिए, थोकदार के लिए कमीन या सयाना शब्द का इस्तेमाल भी होता था, यानी कमीन, सयाना, थोकदार तीनों व्यक्ति एक ही होते थे, तीनों शब्द एक ही के लिए इस्तेमाल होते थे। जो आपका दक्षिण गढ़वाल होता था, दक्षिण गढ़वाल का क्षेत्र, वहां पर थोकदार को कमीन कहा जाता था और उत्तरी गढ़वाल में इसे सयाना कहा जाता था। तो चौथा आपका सही है। आपको सवाल दिया है इनमें से कितने कथन सही हैं। कौन से सही हैं वो नहीं पूछा है, कितने कथन सही हैं। हमने देखा पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है।
यानी हमारे यहां पर टोटल 3 कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ब्रिटिश काल का पहला वन बंदोबस्त कब किया गया था? अभी ऊपर देखा था, मैंने आपको डिटेल में बताया कि पहला वन बंदोबस्त हेनरी रैमजे ने किया था 1861 में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। अगर क्वेश्चन हो कि ब्रिटिश काल का दूसरा वन बंदोबस्त कब हुआ था, तो दूसरा वन बंदोबस्त 1911 में किया गया था। 1911 से लेकर 17 के बीच में यह बंदोबस्त किया गया था। यह बंदोबस्त करने वाले अधिकारी कौन थे? तो स्टाइफ और नेल्सन, इन दोनों का नाम आपने ध्यान रखना है। 1911 में इन्होंने शुरू किया और शुरू करते ही इन्होंने क्या किया कि गांव की जो भूमि होती थी, ग्रामीणों की जो भूमि होती थी, बड़े पैमाने पर उस भूमि को संरक्षित भूमि यानी वन भूमि घोषित कर दिया, जंगली भूमि घोषित कर दिया। अपने आप वो सरकारी संपत्ति में शामिल हो गई, जिसका उसके बाद व्यापक तौर पर विरोध हुआ और क्वेश्चन पेपर में बना है कि कुमाऊं कमिश्नरी में या ब्रिटिश काल में किस वर्ष के दौरान व्यापक वन आंदोलन देखने को मिले थे। तो वो 1911 से 17 का ही टाइम पीरियड था। ठीक है, जब इन्होंने बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया था। ठीक है, यही चीज बाद में 1930 के आसपास भी होती है, जिसके बाद में रवाई कांड हुआ था। नेक्स्ट है, वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुई पहली महिला कौन थी? देखिए, वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी दुर्गा देवी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 3 महिलाओं के नाम आपको याद करने हैं। वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला बिश्नी देवी शाह हैं और राज्य आंदोलन के लिए जाने वाली तुलसी देवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? यानी जंगलों से संबंधित शिकायतें अगर आपको करनी है तो इस कमेटी के पास आप कर सकते थे। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ये बनी थी 13 अप्रैल 1921 में बनी थी और इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था पी विंडम, जो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। तो पी विंडम के काल में पी विंडम जो था 1914 से लेकर 1924 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। इसी पी विंडम ने जो व्यापक वन आंदोलन चल रहे थे उसको शांत करने के लिए, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए इस ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया था और इसका अध्यक्ष खुद कुमाऊं कमिश्नर था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो रिपोर्ट पूछी जा सकती है। 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी रिपोर्ट यहां पर दी थी और इस कमेटी की सिफारिशों को लागू कब से किया गया? तो 15 मार्च 1922 से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं जल नियम कब निर्धारित किए गए थे? यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कुमाऊं जल नियम यानी कुमाऊं वाटर रूल्स, और ये डिसाइड किए गए थे, ये निर्धारित किए गए थे 1917 के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनमें संशोधन कब किया गया था? तो इन नियमों में संशोधन 1930 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस वन अधिकारी ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा था? तो वन भूमि को 3 वर्गों में A वर्ग, B वर्ग, C वर्ग में बांटने वाला अधिकारी कौन था? यह नेल्सन था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। किस वर्ष गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया था? देखिए, गढ़वाल के वनों की बात कर रहा है। ऊपर जो हमने देखा था 1903 में, वो संरक्षित वनों को बांटा गया था 2 भाग में, खुले वन में और बंद वन में। इसी प्रकार गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया। एक था हमारा उत्तरी वन और एक था हमारा दक्षिणी वन, और ये जो वर्गीकरण किया गया ये 1914 में किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बाद में 10 साल के बाद 1924 में वापस इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया था। तो उत्तरी वन और दक्षिणी वन में गढ़वाल के वनों को कब बांटा गया? 1914 में बांटा गया था। नेक्स्ट है, रवाई कांड के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? रवाई कांड एक महत्वपूर्ण घटना थी वन आंदोलनों के क्रम में। 30 मई 1930 को यह घटना हुई थी, जब टिहरी रियासत में भी वही चीज की गई कि ग्रामीणों की भूमि को जंगली भूमि यानी वन भूमि घोषित कर दिया गया। यह घटना किसके काल में घटी थी? 1930 का समय चल रहा है, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर स्टिफ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो स्टिफ है ये 1925 से लेकर 1931 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। इसी के शासनकाल में महात्मा गांधी अल्मोड़ा यानी कुमाऊं में आए थे। ठीक है, नायक बालिका रक्षक कानून कब बनाया गया था? यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में आता है। इसके साथ 3 से 4 वर्ष जुड़े हुए हैं जो आपको याद करने होते हैं। देखिए, नायक बालिका रक्षक कानून ये आपके 1929 में आया था। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जिसको आपने ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट वर्ष है आपका 1919 का। 1919 में
कुमाऊं परिषद ने नायक सुधार समिति का गठन किया था? क्वेश्चन आएगा, कुमाऊं परिषद द्वारा नायक सुधार समिति कब बनाई गई? 1919। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो इंपॉर्टेंट साल है वो 1924 है। अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से जो नायक सुधार समिति बनी वो 1924 में बनी और इसका अध्यक्ष स्टीफ को बनाया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ष याद करना है आपको, 1928 का, जब नायक सुधार अधिनियम आया था। क्वेश्चन बनेगा, नायक सुधार अधिनियम कब आया? 28 में। और फिर याद करना है 29 को, जब नायक बालिका रक्षा कानून आया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नायक जाति की उत्पत्ति किसके काल में हुई थी? आप सभी जानते हैं, भारती चंद के काल में। नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन माने जाते हैं? तो चंद सैनिक माने जाते हैं, ठीक है, चंद राजाओं के सैनिक। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो 2 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपने बताना है। पहला, ब्रिटिश काल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त इबर्सन के नेतृत्व में 1928 में हुआ था। अब देखिए यहां पर 3 से 4 चीजें हैं जो आपको चेक करनी है, क्या ये सही है? ब्रिटिश काल का 11वां भूमि बंदोबस्त था ये, या 12वां भूमि बंदोबस्त था? तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिश काल का 11वां भूमि बंदोबस्त था वही ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। तो ये दोनों तथ्य तो सही है। तीसरा, इसका जो भूमि बंदोबस्त करवाया वो इबर्सन ने ही करवाया था क्या? तो ये भी आपका सही है। और चौथा, यह क्या 1928 में हुआ था? ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन पहला वाला कथन जो है वो तो आपका सही है। दूसरा, यह बंदोबस्त केवल गढ़वाल में हुआ था, ये भी आपका सही है। देखिए, अंग्रेजों ने कुमाऊं के अंदर, कुमाऊं कमिश्नरी में टोटल 11 भूमि बंदोबस्त करवाए थे, जिसमें से जो 11वां भूमि बंदोबस्त था ये इबर्सन के नेतृत्व में 1928 में हुआ था और यह केवल गढ़वाल में हुआ था, कुमाऊं में नहीं। तो यहां पर सही बताना है, दोनों कथन आपके सही हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।